हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, क्या हाइपोग्लाइसीमिया के कॉजेज होते हैं और क्या हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट होता है। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आज आप लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर व्हेन द ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल टू लो इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जब शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर बात करें कि हाइपोग्लाइसीमिया कितना शुगर लेवल कम होगा तब हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। तो जब बॉडी का ब्लड के अंदर 70 mg पर डीएल से कम शुगर का लेवल हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल हो जाता है, तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों तब होता है जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल 54 mg पर डीएल से कम हो जाता है, तो उसे हम मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल कम हो जाना, उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर बात करें दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम क्या होते हैं, क्या हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हमें सिम्टम देगा। तो सबसे पहला सिम्टम जो हाइपोग्लाइसीमिया में आएगा, जब मरीज की शुगर कम होगी, तो सबसे पहले हमें उसमें मेंटल स्टेटस देखना पेशेंट का। तो उसमें पेशेंट का मेंटल कन्फ्यूजन देखने मिलेगा। पेशेंट डल ड्राउजी रहेगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। पेशेंट का ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, डिसओरिएंटेड रहेगा, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस नहीं रहेगा। तो मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा पेशेंट को। पेशेंट फैटीग हो सकता है, थका हुआ हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान देखने मिल सकती है। पेशेंट इरिटेबल हो सकता है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। अगर पेशेंट को मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 54 mg पर डीएल से कम है, तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब पेशेंट, आप कुछ उसे टेप करेंगे चेस्ट पे, कुछ नाम बोलेंगे, कुछ पुकारेंगे, हाय हेलो बोलेंगे, तो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपकी बातों पर, आपकी किसी बात का जवाब नहीं देगा, तो उसे अनरिस्पॉन्सिव बोलते हैं। अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। पेशेंट फेंटनिंग हो सकता है, पेशेंट सडन अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल सडन ड्रॉप होता है, अचानक से कम होता है, तो पेशेंट फेंटनिंग हो सकता है, पेशेंट सडन अनकॉन्शियस हो सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। नोजिया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकती है। दूर का धुंधला दिख सकता है, ब्लर दिख सकता है। पेशेंट आपके साथ तो कोई कभी ऐसा घटना घटे, अगर कोई बोले कि मुझे थकावट हो रही है, पसीना आ रहा है ठंडा, दूर का धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो आपको सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है उस कंडीशन में। उसके बाद पेशेंट की हार्ट रेट फास्ट हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है। उसके बाद पेशेंट को पाल्पिटेशन देखने मिल सकता है, हमें शेकिंग देखने मिल सकती है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने में पेशेंट को डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप ये सिम्टम हमें हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट में देखने मिलेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ये तो हुए हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। किन किन कारणों से, किन किन वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसे हम कॉजेज बोलते हैं। अगर बात करें कॉजेज की हाइपोग्लाइसीमिया के, तो सबसे पहला जो कॉज होता है इसमें होता है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। वो कैसे होगा वो भी अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो टेकिंग टू मच इंसुलिन। अगर कोई पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस का है या फिर टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस का है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है, यंग्स में होता है, और जो एल्डरली होते हैं उनमें टाइप 2 होता है। तो अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है, या तो रेगुलर इंसुलिन या फिर मिक्सटार्ड या फिर लेंटस, जो भी प्रकार का, जिस भी तरह का इंसुलिन ले रहा है, अगर नॉर्मल क्वांटिटी से, नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा इंसुलिन लेना चाहिए 6 यूनिट, और पेशेंट ने ले लिया 12 यूनिट या 15 यूनिट या 10 यूनिट, तो उससे पेशेंट का शुगर लेवल कम हो सकता है। तो डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट में टेकिंग टू मच इंसुलिन, बहुत ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा लेने की वजह से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये होगा इसका फर्स्ट कोज। सेकंड कोज होता है टेबलेट ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड टेबलेट दोस्तों 2 mg 4 mg का डोज में आती है। मैक्सिमम हम इसे 24 आवर में 8 mg तक दे सकते हैं। तो ग्लिमिप्राइड जो टेबलेट है, ये क्या करती है, हाइपोग्लाइसीमिया कराती है। इससे रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और जो मेटफॉर्मिन टेबलेट है वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। मेटफॉर्मिन टेबलेट आपका हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराएगी और वेट लॉस जरूर कराएगी। तो शुगर वाले पेशेंट अगर ओबेस है तो उनको खाने का फायदा होता है मेटफॉर्मिन, उससे पेशेंट का वेट भी कम होता है और शुगर भी लो नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्लिमिप्राइड की, तो ग्लिमिप्राइड से पेशेंट का शुगर लेवल कम हो सकता है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पेशेंट ग्लिमिप्राइड टेबलेट पर है तो आपको वॉच करना है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। ये हुआ सेकंड कोर्स। अगर थर्ड कोर्स की हम बात करें तो होता है एल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एल्कोहल लेता है, एल्कोहल से इस तरह होगा शुगर लेवल कम, उससे होता क्या है कि कोई पेशेंट
बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है और साथ में क्या करता है, स्किप मील और नॉट ईटिंग, साथ में खाना नहीं खाता और मील छोड़ देता है, क्योंकि शराब के नशे में इतना इंसान धुंध हो जाता है, उसे कोई फिक्र ही नहीं रहती खाना खाना नहीं खाना, बस शराब ली, चखना लिया और लेट गए, बेहोश हो गए, खाना नहीं खाया, एक एक दो दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से मील छूट जाता है, खाना छूट जाता है उनका, तो उसकी वजह से पेशेंट को रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हमें देखने मिल सकता है। तो डायबिटिक मेलाइटस, ग्लिमिप्राइड और एल्कोहल कंजप्शन, इन तीनों से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर हम बात करें फोर्थ कोज की, तो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ले और टाइम पे खाना ना खाए, उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया देखने मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके बाद सीवियर इलनेस, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो या फिर सीरोसिस हो, या कि कोई पेशेंट को किडनी डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, या पेशेंट सीवियर सेप्सिस में हो, तो इन कंडीशन में भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें हम, कोई पेशेंट को एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, जैसे कि प्राइमरी एड्रिनल फेलियर हो, उसके बाद पेशेंट को सीएडी का पेशेंट हो, और उसके बाद अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन ले रहा हो, इससे भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के दोस्तों, तो इसमें सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर, बहुत सारे ट्यूमर हो सकते हैं जिसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जैसे कि पेनक्रियाटिक ट्यूमर, पेनक्रियास पे अगर कोई ट्यूमर हो तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया देखने मिल सकता है हमें। नॉन आइसोलेट सेल ट्यूमर हो सकता है, जहाँ से बीटा सेल, लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल होते हैं, वहाँ से इंसुलिन निकलता है, अगर उसका ट्यूमर हो जाए पेशेंट को, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हमें देखने मिल सकता है। इसके बाद अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टारवेशन का है, लंबे समय से कोई पेशेंट स्टारवेशन का है, या फिर पेशेंट को कावेस्कुलर डिजीज है, टाइम पे खाना पीना नहीं खाते, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया सारे हाइपोग्लाइसीमिया के कोजेस। फर्स्ट कोज बताया मैंने डायबिटिक मेलाइटस, सेकंड ग्लिमिप्राइड, थर्ड एल्कोहल कंजप्शन, फोर्थ स्किप मील, खाना नहीं खाते टाइम पे, उसकी वजह से हो सकता है। फिफ्थ मैंने आप लोगों को बताया इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद सीवियर इलनेस हो सकती है, पेशेंट को कोई डिजीज हो सकती है, क्रोनिक डिजीज के कारण भी हो सकता है, इंडोक्राइन डिजीज के कारण भी हो सकता है, और सर्टेन टाइप के ट्यूमर हो, उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके बाद अभी मैं आप लोग बताऊंगा हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट आपके पास आता है, तो उसे आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। जब भी ओपीडी में कोई पेशेंट अनकॉन्शियस आता है या फेंट आता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, तो सबसे पहले आपको उस पेशेंट का बीपी शुगर देखना है। अगर बीपी नॉर्मल हो, एस्पिरेटो नॉर्मल हो, पल्स रेट नॉर्मल हो, फिर आपको उस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg/dl से कम या फिर 54 mg/dl से कम हो, तो आपको उस पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में बेड पे लेना है और उसे ट्रीट करना है। अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 54 mg/dl से कम हो, तो मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उस कंडीशन में आपको पेशेंट को इंजेक्शन डेक्सट्रोज देना है। डेक्सट्रोज 50% का एम्पुल आते हैं, 25 ml का एक एम्पुल आता है। इससे आपको 20 ml के डिस्पो में लोड करना है और पेशेंट को 2 एम्पुल से 3 एम्पुल स्ट्रेट पुश कर देना है। पेशेंट आपका विदिन अ मिनट 2 से 3 मिनट के अंदर पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा, बात करने लगेगा, तुरंत रिस्पॉन्स आता है इसका क्विक। आपको लगेगा कोई जादू हो गया। तो पेशेंट अनकॉन्शियस आया था, बेहोश आया था, कोई बातचीत नहीं कर रहा था, घर वालों को लगा पेशेंट है भी नहीं है, लेकिन अगर आपने पेशेंट को टाइम पे शुगर चेक किया, पेशेंट को डायग्नोस किया कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, और आपने इंजेक्शन डेक्सट्रोज दे दिए पेशेंट को, तो तुरंत आपका पेशेंट उठ के बैठ जाएगा। तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट में आपको इंजेक्शन डेक्सट्रोज देना है, D50 देना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो, तो आप D25 100 ml की बोतल आती है, पेशेंट को वो दे सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो इंजेक्शन बोतल D5 आती है 500 ml वाली, वो फास्ट चला सकते हैं। ओपीडी बेस पे, क्लिनिक बेस पे ये दे सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आएगा तो वहाँ पे तो आपको इंजेक्शन D50 मिल ही जाएगा। ये तो दोस्तों इंजेक्टेबल फॉर्म की। अगर बात करें माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है किसी पेशेंट को, 80-90 के अराउंड या फिर 70 mg/dl के अराउंड पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है, और पेशेंट को मेंटल कन्फ्यूजन है, पेशेंट फेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो आपको उस कंडीशन पेशेंट को हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करवाना है फूड या फिर ड्रिंक। पेशेंट को आपको मीठा फल जूस दे देना है, कोई सा भी, जैसे कि आप उसे ऑरेंज जूस दे सकते हैं, बनाना जूस दे सकते हैं, मैंगो जूस दे सकते हैं। पेशेंट को आप शहद खिला सकते हैं, पेशेंट को आप शक्कर का घोल, अगर आप घर पे ही हैं, क्लिनिक पे आपके पास D5 नहीं है, डेक्सट्रोज नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को मीठी चाय दे सकते हैं, गुलाब जामुन दे सकते हैं। अगर पेशेंट लेने की कंडीशन में हो, कॉन्शियस हो, तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अगर पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, आपने उसके मुंह में गुलाब जामुन दे दी और चाय दे दी मीठी, पता चले पेशेंट एक्सपिरेट कर ले, फेफड़े में चले जाए वो, तो पेशेंट को और उल्टा आप न्यूमोनिया करा देंगे, पेशेंट की और जान खतरे में आ जाएगी। अगर पेशेंट लेने की कंडीशन में हो, खाने पीने की कंडीशन में हो, उसी कंडीशन में आपको ओरल देना है, वरना आपको ओरल अवॉइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक होता है 15-15 रूल, 15-15 का रूल होता है, एक क्राइटेरिया होता है। उसमें आपको क्या करना है, 15 ग्राम पेशेंट को फास्ट कार्बोहाइड्रेट देना है,
15 ग्राम फास्ट कार्बोहाइड्रेट देना है, पेशेंट को खिलाना है। उसके बाद आपको 15 मिनट वेट करना है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दो पेशेंट को और 50 मिनट्स वेट करो। उसके बाद आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंप्रूव होता है, पेशेंट के सिम्टम इंप्रूव होते हैं, पेशेंट कॉन्शियस होता है, तो आपको फिर उसे मीठा दे देना है। अगर 15 मिनट बाद भी 15 मिनट के बाद भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं होता है, तो आपको फिर 15 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं। ये 15-15 रूल होता है। तो दोस्तों इस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया के मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।